tomorrow your Hindi exam for periodic test 2. Today I will explain you proper plan regarding this way of paper as well as important tips related with all the chapters. So let's start. चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपका अटेंशन चाहूंगा, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा रिगार्डिंग द चैप्टर्स। जो अगर हम चैप्टर्स की बात करते हैं तो भाई देखिए इस PT2 एग्जाम के अंदर जो हमने चैप्टर सिलेक्ट करे ना, वो कितने चैप्टर सिलेक्ट करे हैं? 5 चैप्टर सिलेक्ट करे हैं। 2 चैप्टर जो हमने लिए हैं वो गद्य प्रभाग से लिए हैं, 2 हमने पद्य प्रभाग से लिए हैं और 1 हमने वितान से लिया है। एम आई राइट? इजंट इट? या ओके। तो भाई देखिए अब सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं जो हमने हमारे काव्य प्रभाग या पद्य प्रभाग से जो चैप्टर्स लिए हैं। पद्य प्रभाग से हमने जो 2 चैप्टर्स उठाए हैं इस पार्टिकुलर PT2 एग्जाम के लिए, वो चैप्टर हमारे कौन से हैं? एक चैप्टर है वो रिलेटेड है हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध से, और दूसरा जो चैप्टर है वो हमारा रिलेटेड है शमशेर बहादुर सिंह से। राइट? तो भाई एक जो कविता हम ले रहे हैं वो कविता हमारी गजानन माधव मुक्तिबोध की है, और जो दूसरी कविता, दूसरी पोयम जो हम ले रहे हैं वो शमशेर बहादुर सिंह से रिलेटेड है। उसके जो कवि हैं वो शमशेर बहादुर सिंह है। तो देखिए भाई जो शमशेर बहादुर सिंह जी ने जो कविता लिखी है उसका जो टाइटल है, उसका जो शीर्षक है, उसका जो नाम है दैट इज उषा, और जो गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने जो लिखी है उसका जो टाइटल है वो है हमारा संघर्ष से रिलेटेड, मीन्स सहर्ष स्वीकारा है। एक अंतर्द्वंद चल रहा है, एक संघर्ष चल रहा है उस चीज को मतलब जो कवि अपना जीवन जी रहा है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, और उसको वो जो भी उसके जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही है उसको वो कहीं ना कहीं एक सहर्ष रूप से स्वीकार कर रहा है। तो भाई हमारा टाइटल है गजानन माधव मुक्तिबोध का सहर्ष स्वीकारा है। तो चलिए मैं आपको थीम क्लियर करता हूँ। भाई अगर थीम क्लियर होती है तो यू कैन रिप्लाई ऑल द आंसर्स। आई डोंट थिंक सो, कोई सा भी आता है आप रिप्लाई कर सकते हैं। कभी भी आपको कोई आंसर का रटाफिकेशन नहीं लगाना है। लैंग्वेज आपका बिल्कुल एक प्रॉपर होना चाहिए, जो भाषा होना चाहिए आपकी उत्कृष्ट होना चाहिए, शब्दों का जो आप समावेश कर रहे हो बिल्कुल सही होना चाहिए, व्याकरण सम्मत होना चाहिए, व्याकरण का आपको ध्यान रखना है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां नहीं होना चाहिए, मात्राओं गलतियां नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कविता का सार करते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध सहर्ष स्वीकारा है। देखिए सहर्ष स्वीकारा है जो ये कविता है मुक्तिबोध जी के निजी जीवन अनुभव पर आधारित है। जो अपने जीवन में उन्होंने अनुभव किया है वही अनुभव उन्होंने इस कविता में हमारे साथ शेयर किए हैं। देखिए कवि यहां पर अपनी प्रेरणा के स्रोत को अज्ञात रख रहा है। इस पूरी कविता में कहीं ना कहीं कोई उसका एक प्रेरणा स्रोत है। राइट? एक उसकी इंस्पिरेशन जो आ रही है उसका कोई एक सोर्स है। राइट? वो इंस्पायर तो हो रहा है, उसका एक कोई सोर्स भी है, लेकिन वो अज्ञात है। इट इज मीन्स अननोन। तो देखिए क्या हो रहा है कि प्रेरणा के स्रोत को यहां पर कवि ने अज्ञात रखा है। इस कविता का तुम, एक शब्द की यहां पे पुनरावृत्ति होती है, रिपीट होता है बार बार, वो शब्द होता है तुम। ओके, तो तुम अर्थात यहां पर मां हो सकता है, पत्नी हो सकता है, प्रेयसी हो सकता है, बहन हो सकता है, भाई हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, गुरु हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहां पर तुम कहीं भी क्लियर नहीं है। कवि स्वीकार करता है कि उसके जीवन में जो भी कमजोरियां हैं या जो भी उपलब्धियां हैं, भाई कमजोरियां हैं या उपलब्धियां हैं, उन कमजोरियों में एज वेल एज उपलब्धियों में उसको अपने प्रिय का प्रेम और समर्थन प्राप्त है। अब ये प्रिय कौन है, ये उसका प्रेम कौन है, ये पूरी तरह से यहां पर अज्ञात है। कवि की गर्वीली गरीबी, गंभीर अनुभव, विचार चिंतन, भावनाओं की नदी, सभी कुछ यहां पर पूरी तरह से मौलिक है। ये सभी प्रिय के प्रेम का संबल पाकर ही प्राप्त हुए हैं। सभी कुछ मौलिक है और अपने प्रिय का संबल प्राप्त करके, कौन सा संबल? प्रेम का संबल। प्रेम का संबल प्राप्त करके ही कवि ने इन सब चीजों को प्राप्त किया है। प्रिय यहां पर कहीं ना कहीं जो कवि का प्रिय है, तो कवि यहां पर कहीं ना कहीं अपने प्रिय से बहुत ही गहराइयों के साथ जुड़ा है। और पता है आपको कवि यहां पर क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि मैं जितना प्रेम में उड़ेल रहा हूं, अर्थात जो ये प्रेम की बारिश में दूसरे के ऊपर कर रहा हूं, उतना ही मेरा अंतर्मन उस प्रेम से फिर से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो मेरे मन के भीतर कोई झरना है जो जितना भी उलेचो, जितना भी खाली करो, फिर से भरता चला जाता है। कवि को हमेशा ऐसा लगता है
कि जो उसका प्रिय है उस पर चांद की तरह हमेशा खिला रहता है। कवि क्या चाह रहा है यहां पर? कवि चाहता है कि वो अपने प्रिय के अत्यधिक प्रेम से, उसकी ममता के मोह से कहीं ना कहीं उबरे। वो सदा ही उसकी आत्मीयता के उजाले में रहते रहते कमजोर हो गया है। उसे भय लगता है कि वो उसके बिना शायद नहीं जी पाएगा। देखिए कितनी बढ़िया बात लिखी है यहां पर। क्या कवि बोल रहा है कि वह अपने प्रिय के अत्यधिक प्रेम से, उसकी ममता के मोह से घबरा रहा है। वो इससे कहीं ना कहीं उबरना चाहता है। वो सदा ही उसकी आत्मीयता के उजाले में रहते रहते कहीं ना कहीं कमजोर हो गया है। उसे भय लगता है कि शायद वो उसके बिना जी नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं कभी एक प्रयास करना चाहता है उस चीज से थोड़ा सा दूर होने के लिए, इसलिए वो उसे भूल जाना चाहता है ताकि वो अंधेरों में गहरी से गहरी गुफाओं में जी सके। देखिए यहां पर कवि का क्या अभिप्राय है भाई? गहरी अंधेरे में जी सके, गहरी से गहरी गुफाओं में जी सके। इट मीन्स, इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा है कि कवि कहीं ना कहीं जो संबल, जो समर्थन, जो ताकत, जो शक्ति उसको अपने अज्ञात प्रिय से प्राप्त हो रही है, वो ये चाह रहा है कि कहीं ना कहीं उस प्रिय से थोड़ा सा दूर होकर देखे और अपने बल से, अपने स्वयं के प्रयासों से वो विषम परिस्थितियों में भी जीने का प्रयास करे। अभी पता है ना कि जीवन में जो भी उपलब्धि है वो उसको क्या लग रहा है बच्चों? वो उसको ये लग रहा है कि भाई ये पूरी उपलब्धि उसको किससे प्राप्त हुई है? कहीं ना कहीं अपने प्रिय से प्राप्त हुई है, राइट। और उस उपलब्धियों में वो कहीं से कहीं दब सा गया, उसका अपना एक अस्तित्व खो सा गया है, अपने आप को भूल चुका है। तो वो कहीं ना कहीं चाहता है कि थोड़ा सा प्रिय से दूर रह के वो इन सब संघर्षों का सामना करे। अब लेकिन देखिए क्या हो रहा है। देखिए वो ये चाह तो रहा है, लेकिन उसके साथ एक चीज और हो रही है। यद्यपि वो अपने प्रिय को भूलना चाहता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि उसका प्रिय जब उससे दूर होगा तो ये उसके लिए एक कठोर दंड होगा। अपने प्रिय से दूर होना उसके लिए कठोर दंड होगा, लेकिन फिर भी वो इस दंड को झेलना चाहता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कवि इस दंड को झेलना चाहता है। उसे विश्वास है कि वह अंधेरे से लड़ता हुआ भी उसी की आत्मीयता से, किससे? अपने प्रिय की आत्मीयता से शक्ति पाएगा। उसको विश्वास है कि वो झूठ जरूर हो रहा है, वो लड़ेगा भी, लेकिन उसकी आत्मीयता से ही वो शक्ति फिर से पाएगा। उस प्रिय का सहारा उससे दूर होने के बाद भी उसे हमेशा मिलता रहेगा। कवि के जीवन में उसने आज तक जो भी प्राप्त किया है वो उसके प्रिय की ही देन है। उसके सब कार्यों में जो भी कार्य कवि ने संपूर्ण किए हैं, कंप्लीट किए हैं, पूर्ण किए हैं, उन सभी कार्यों का जो कारण है वो कारण उसका प्रिय रहा है, सदैव उसका प्रिय रहा है। मतलब उसके जीवन के अंदर जो भी घटनाएं हुई है, वो अच्छी घटनाएं हुई हो बच्चों, वो बुरी घटनाएं हुई हो, राइट, वो कहीं ना कहीं उसने उपलब्धि प्राप्त की हो या वो कहीं ना कहीं उपलब्धियों से दूर रहा हो, व्हाट एवर भी, लेकिन उसका ये सोच है कि वो एक अज्ञात शक्ति जिसको उसने अपना प्रिय माना है, वही है उसका इंस्पिरेशन का सोर्स, राइट, वही है उसकी प्रेरणा का स्रोत, वही है उसकी ताकत का स्रोत। तो भाई देखिए ये है हमारे गजानन मानव मुक्ति बोध के द्वारा रचित कविता का एक सार, सहर्ष स्वीकारा है। ओके, आई थिंक आपको इसमें काफी कुछ समझ में आ चुका है। इसमें अंदर मैं जहां तक देख रहा हूं कि कुछ और चीजें थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर और थोड़ा सा कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर एक चीज, एक वर्ड जब इस कविता को आप पढ़ेंगे ना तो एक गर्वीली गरीबी आया है, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता हो सकता है इस एग्जाम में भी इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि गर्वीली गरीबी जो वर्ड आया है ये आपको क्लियर हो। देखिए यहाँ पर कवि क्या बोल रहा है, जो गरीब अवश्य है किंतु उसके जीवन से स्वाभिमान समाप्त नहीं हुआ है। गरीब है लेकिन उसका जीवन स्वाभिमान से भरा हुआ है। उसने कभी अपनी गरीबी का रोना रोकर अपने को हीन नहीं माना है, ना ही उसने कभी याचना की है, ना ही उसने अन्य भ्रष्ट तरीकों से धन को अर्जित करने की कोशिश की है। इस वजह से कवि को अपनी गरीबी के ऊपर भी गर्व है। उसने धन के लिए कभी भी अपने जीवन के मूल्यों के साथ समझौता नहीं किया है।
उसने कभी भी अपने जीवन मूल्यों को नहीं खोया है। अतः यहां पर कवि यदि बोल रहा है कि भाई गरीबी मीन्स गर्बीली गरीबी, तो ये पूरी तरह से सार्थक है। भाई ये क्वेश्चन बनता है इस गर्बीली गरीबी पे बोर्ड एग्जाम के अंदर, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं आपको इस चीज को क्लियर कर दूं। और देखिए यहां पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सहर्ष स्वीकारा है, सहर्ष स्वीकारा है, तो भाई देखिए इसमें किस चीज की प्रेरणा है सही मायनों के अंदर। देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि सहर्ष स्वीकारा है कविता हमें अपनी क्षमता अक्षमता सभी को स्वीकार करने की बच्चों प्रेरणा देती है। चाहे वो गर्बीली गरीबी हो, चाहे वो हमारे मौलिक विचार हो, चाहे वो हमारे गहरे अनुभव हो, सभी स्वीकार करने योग्य हैं। तभी तो बोल रहा है कि सहर्ष स्वीकारा है। हर चीज पॉजिटिव निगेटिव गुड बैड वॉट एवर भी, सभी चीजों को कवि ने खुशी के साथ स्वीकार किया है, क्योंकि यदि ये सब अपने प्रेरणा स्रोत के द्वारा स्वीकृत हैं। क्यों भाई ये सभी चीजें किसके द्वारा स्वीकृत है? भाई कवि ने बताया ना कि सभी कुछ तो उसके प्रिय की वजह से है। तो जब ये सब चीजें उसके प्रिय की वजह से, तो पॉजिटिव अगर प्रिय की वजह से, तो निगेटिव प्रिय की वजह से। भाई प्रिय अगर सबसे प्रिय है तो इनकेस पॉजिटिव आल्सो बिल्कुल स्वीकार करना पड़ेगा, निगेटिव बिल्कुल स्वीकार करना पड़ेगा। Isn't it? Am I right? समझ रहे हो ना बच्चों बात को? यदि हमारा प्रिय इन सबको स्वीकार करके प्रसन्न है तो ये हमारे लिए वरदान के समान है और इसमें हम बिल्कुल प्रसन्न रहेंगे। भाई यही कहीं ना कहीं यहां पर कवि की सोच है। कवि अपने प्रिय के द्वारा जो प्रकाश फैला गया है उसी से फल फूल रहा है। यही कवि की सोच है। भाई आज जो फल फूल रहा है ना, वो किसकी वजह से फल फूल रहा है? अपने प्रिय के प्रकाश की वजह से तो फल फूल रहा है। उसे लगने लगा है कि वो अपने प्रिय के आश्रय के बिना बहुत कमजोर हो गया है, अतः वो अपने प्रिय से दूर होकर अंधकार की गुफाओं में खो जाना चाहता है। भाई इसके पीछे भी क्या कारण है? कारण सीधी सी बात है, मैंने भी आपको बताया था कि भाई वो वहां इनसे दूर रहकर कवि अपना आत्मबल और आत्मविश्वास जो कहीं ना कहीं प्रिय की छाया में खोसा गया है उसको पुनः अर्जित करना चाहता है। तो भाई यही सब चीजें इसके अंदर, राइट। यहां पर आप देखेंगे तो ये कविता जो है ना वो हमारे गजानन मानव मुक्ति बोध जी की के व्यक्तित्व की गंभीरता, उनके व्यक्तित्व की विचारशीलता, उनके व्यक्तित्व की दृढ़ता, उनके व्यक्तित्व की मौलिकता, उनके व्यक्तित्व की भावुकता, उनके व्यक्तित्व की गर्वीली गरीबी की छाप हर जगह छोड़ती चली जाती है। ये जो कविता है उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह से हमारे समक्ष उजागर करती है कि हमारे जो मुक्ति बोध से उनका व्यक्तित्व किस तरह का था। यहां पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कवि और उसके प्रिय के बीच में एक अद्भुत रिश्ता है। पूरी कविता में आप देखिए एक अलौकिक रिश्ता, एक अद्भुत रिश्ता। वो प्रिय के प्रति जितना भी प्रेम व्यक्त करता है उतना ही उसका हृदय और भर जाता है। तात्पर्य क्या है कि भाई प्रेम अनंत है। क्या तात्पर्य होगा बच्चों? कि प्रेम अनंत है, प्रेम गहरा है, प्रेम गंभीर है, वो पूरी तरह प्रिय के प्रति समर्पित है। तो आई होप ये लेसन आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा, गजानन मानव मुक्ति बोध। चलिए हम अगली कविता की ओर बढ़ते हैं जो आपके सिलेबस के अंदर है। वो है हमारे शमशेर बहादुर सिंह की रचना उषा। उषा मतलब प्रातः, सुबह का समय, राइट। देखिए ये जो कविता है ना उषा, इसके अंदर भोरकालीन सौंदर्य का वर्णन किया गया है। यहां पर कवि ने क्या बताया है? भोरकालीन सौंदर्य के रंग रूप और वातावरण का कवि ने बहुत ही सूक्ष्म चित्रण किया है। भोर से भी पहले, सुबह के थोड़ी सी पहले, राइट, भोर से भी पहले आकाश का ऐसा गहरा, जो आकाश का रंग है ना वो ऐसा गहरा नीला होता है जैसे कि कोई शंख। थोड़ी देर के बाद उसमें नमी मिल जाती है, राइट। किस तरह से नमी उसके अंदर साकार हो जाती है? फिर वो कैसा नजर आता है? वो नजर आता है राख से लिपे हुए चौके जैसा।
भाई देखिए, राख से लिपा हुआ चौका हम बात करते हैं ना, कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश हमारे ध्यान में आता है, कहीं ना कहीं हमारी पुरानी संस्कृति हमको ध्यान में आती है। आपको पता है भाई पहले क्या होता था, पहले जो भी गैस वगैरह थोड़ी थे भाई, जो भी खाना बनता था वो बिल्कुल कच्चे चूल्हों के ऊपर चूल्हे रहते थे, उसके अंदर लकड़ी, उपले मीन्स कंडे, ये सब चीजें जलाई जाती थी, वहीं पे खाना बनता था। और उस चौके को अगर स्वच्छ करना है, पवित्र करना है, साफ करना है, तो कहीं ना कहीं उसको लीपा जाता था, राइट, उसको लीपा जाता था। और यहां पर कवि वही बात बता रहा है कि भाई क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद उस भोर, पहले तो सबसे पहले कैसा उसका रंग है बच्चों, गहरा नीला, कैसा दिखाई दे रहा है, शंख जैसा। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, नमी उसके अंदर साकार हो गई, राइट, तो वो कैसा हो गया, राख से लिपे हुए चौके जैसा, किचन जैसा। कुछ देर के बाद अब क्या मिल रहा है भाई, कुछ देर के बाद उस सूरज निकल रहा है, तो इसमें क्या चीज मिक्स हो रही है, अब इसके अंदर मिक्स हो रही है सूरज की लाली। क्या चीज मिक्स हो रही है, सूरज की लाली। भाई कुछ समय के बाद उसमें सूरज की लाली भी मिल जाती है। तो भाई सूरज की लाली किस तरह से मिल जाती है, सूरज की लाली इस तरह से मिल जाती है कि वातावरण लाल केसर से धुली हुई काली सील जैसा जान पड़ता है। लाल केसर से धुली हुई काली सील, सील मतलब एक पत्थर, वो पत्थर जिसके ऊपर मसाला वगैरह कूट के, पीट के और तैयार किया जाता था, सिलबट्टा जिसको हम बोलते थे ना, उसी की बात की गई है यहाँ पर सील के लिए। ओके, तो या फिर वो ऐसा लगता था मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया की चाक मल दी हो। और कुछ देर बाद सूरज का प्रकाश प्रकट हो जाता था, तब आकाश में उगती हुई जो श्वेतता थी वो यूं लगती थी मानो नीले जल में किसी की गोरी देह झिलमिला रही हो। सूर्योदय होने पर क्या होता है बच्चों, उषा का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इस प्रकार उषा का सौंदर्य पल प्रतिपल बदलता रहता है। यही सब चीजें यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह ने हमारे साथ चर्चा की है। देखिए मैं आपको फिर से इसके कुछ कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार बताना चाहूंगा, फिर से रिपीट करना चाहूंगा। देखिए फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप। भोर से भी पहले आकाश का रंग कैसा है बच्चों, गहरा नीला, कैसा, शंख जैसा। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, उसमें नमी इस तरह साकार हो जाती है। किस तरह से साकार हो जाती है कि वो कैसा नजर आता है, राख से लिपे हुए चौके जैसा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कुछ देर बाद सूरज की लाली उसमें ऐसे मिल जाती है। कैसे मिल जाती है, वातावरण लाल केसर से धुली काली सील जैसा। भाई सील तो काली है, आकाश नीला मतलब गहरा नीला है, तो मीन्स काला दिखाई दे रहा, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा चेंजेस आया उसके अंदर। तो किस तरह का चेंजेस आया, लाल केसर से काली सील को धो दिया गया हो, ऐसा सीन वहां पर, ऐसा दृश्य नजर आ रहा है। या फिर हम उसको ऐसी भी कल्पना कर सकते हैं कि मानो कोई काली स्लेट है, स्लेट समझते हो लिखने की जो आती है, काली स्लेट पर क्या कर दिया हो भाई, किसी ने लाल खड़िया चाक उस स्लेट के ऊपर मल दिया हो। जो कलर उसका उस समय दिखाई देता है वही कलर वातावरण का हमें नजर आ रहा है। अब कुछ देर के बाद क्या हुआ, सूरज का प्रकाश और प्रकट हुआ, राइट। तब जो वातावरण है, आकाश के अंदर जो श्वेतता बढ़ती चली जा रही है, वो कैसे नजर आ रही है, मानो नीले जल में, नीले जल के अंदर किसी की गोरी देह झिलमिला रही है। इस तरह का दृश्य वहां पे नजर आ रहा है। फिर सूर्योदय हो रहा है और पूरी तरह से सौंदर्य प्रकृति का समाप्त हो रहा है। तो भाई ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। इसके अंदर हम कुछ चीजों को और देख सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं थोड़ा सा और आपको क्लियरिफाई कर दूं। देखिए यहाँ पर कुछ चीजें इस तरह से बताई गई है कि क्या हो रहा है कि सूर्योदय से जो उषा है उसका जो अलौकिक रंग रूप है वो धीरे धीरे टूट रहा है। सूर्य के उदित होने पर पहले आकाश के रंग रूप में क्षण 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 मतलब परिवर्तन आता है, आकाश का रंग रूप बदलता है। उससे लाल काली छवि को उस लाल काली छवि को पकड़ने के लिए कवि ने अलग अलग उपमान जुटाए हैं, जैसे काली सील वाला है, स्लेट वाला है, श्वेत लाल खड़िया चाक मलने वाली बात बोली है। फिर भी उषा के रूप का जादू पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पाया है, राइट। यह अवर्णनीय सौंदर्य जो जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता भोर काल का, वो जैसे ही सूर्य पूरी तरह से उदय होता है तो ये कंप्लीटली समाप्त हो जाता है। भाई भोर का आकाश गीली राख के रंग के समान गहरा स्लेटी कलर का होता है। तब वातावरण में नमी और पवित्रता होती है, राइट। देखो रंग, नमी और पवित्रता, रंग, नमी और पवित्रता,
के कारण भोर के नभ को राख से लीपा हुआ गीला चौका कहते हैं। कवि भोरकालीन वातावरण को रसोई घर की पवित्रता के समान यहां पर पवित्र कहना चाह रहा है। देखिए फिर से सुनिए इस बात को। देखिए भोर का जो आकाश है वो गीली राख के रंग के समान गहरा स्लेटी होता है बच्चों। जब वातावरण की में जो नमी होती है और पवित्रता होती है, इसी वजह से उसको हमने बताया गीली राख के रंग के समान गहरा स्लेटी। ये कहीं ना कहीं पवित्रता को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब यहां पर हमको तीन चीजें देखने को मिल रही है, रंग, एक हमको मिल रही है नमी और एक हमको मिल रही है पवित्रता। तो जब हम रंग, नमी और पवित्रता की बात करते हैं, ये तीन ही चीजें, ये तीन ही विशेषताएं हैं जिसके कारण भोर के नभ को राख से लीपा हुआ चौका कहा गया है। यहां पर कवि ने भोरकालीन वातावरण को रसोई घर की पवित्रता के समान पवित्र बताया है। इसमें अगर हम और थोड़ा सा जानना चाहें तो एक चीज मैंने और बताई थी आपको कि कवि नीले जल के माध्यम से नीले आकाश का चित्रण कर रहा है। कवि क्या कर रहा है बच्चों, यहां पर नीले जल के माध्यम से नीले आकाश का चित्रण कर रहा है। सूरज का नित नित बढ़ते जाना किसी नारी की देह के खिलने के समान यहां पर कवि ने बताया है। इसी प्रकार कवि नीले आकाश में विकीर्ण होती सूरज की धवल किरणों के प्रकाश का चित्रण भी यहां पर हमारे सम्मुख करना चाह रहा है। काली स्लेट पर लाल खड़िया चाक मिट्टी पे लीप दिया जाए। देखिए काली स्लेट पर है ना, लाल खड़िया चाक मिट्टी को लीप दिया जाए, तो लीप दिया जाए और वो गीली हो। फिर से सुनना मेरी बात को ध्यान से। काली स्लेट पे क्या करेंगे बच्चों, लाल खड़िया चाक मिट्टी को लीपा, राइट, और वो गीला है, तो उसका रंग भोरकालीन गहरे आकाश पर सूरज की लाली पड़ने जैसा प्रतीत होता है। यह वर्णन रूप, रंग और वातावरण की समानता के कारण कहीं ना कहीं बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। सूर्योदय होने पहले से आकाश में, सूर्योदय जब नहीं होता ना, तो सूर्योदय होने से पहले आकाश में नए नए रंग उभरते हैं। लाल काले रंग का अद्भुत मेल, ऐसा लगता है जैसे आकाश में कोई जादू चल रहा हो। इसी रंग बिरंगे वातावरण को यहां पर कवि ने उषा का जादू कहा है। क्या कहा है बच्चों, उषा का जादू कहा है। सूर्योदय होने पर वे सारे रंग विलीन हो जाते हैं और उषा का जादू टूट जाता है। भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं है इस कविता के अंदर, मैं आपको पूरी तरह से क्लियर कर चुका हूं। तो देखिए अभी हमारी दोनों कविताएं बहुत अच्छे से बच्चों क्लियर हो चुकी है। अब हम अगले फेज के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर जो दो चैप्टर हमने आपके गद्य के लिए हैं, एक है हमारा जैनेन्द्र कुमार जी का बाजार दर्शन और दूसरा है बच्चों हमारा धर्मवीर भारती जी का काले मेघा पानी दे दे। तो चलिए भाई हम इसको भी थोड़ा सा एक बार बारीकी से देख लेते हैं, इन लेसन्स को भी समझ लेते हैं कि इसकी थीम क्या है। बहुत अच्छे लेसन्स हैं और कहीं ना कहीं एक शिक्षा भी हमको मिलती है, काफी कुछ हमको इन लेसन से सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। भक्ति हम PT1 के अंदर ऑलरेडी ले चुके हैं, भक्ति मैं आपको क्लियरिफाई कर चुका हूँ, हालांकि बाजार दर्शन भी मैं समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बार इसकी थीम में आपको वापस से क्लियर करना चाह रहा हूँ कि भाई देखिए बाजार दर्शन एक्चुअल में ये क्या। देखिए ये जो बाजार दर्शन है ना बच्चों, ये एक निबंध रचना है। क्या है बच्चों, ये निबंध रचना है। ध्यान रखिएगा ये निबंध रचना है। यहां पर बाजार के उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग, बाजार का उपयोग, बाजार का सदुपयोग और बाजार का दुरुपयोग, इसी के ऊपर चिंतन प्रकट किया गया है। लेखक ने संक्षिप्त रूप में यह मत प्रकट किया है कि बाजार मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति का साधन है, शोषण का, दिखावे का या अहम पूर्ति का साधन नहीं है। और यह चीज हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। भाई बाजार क्या है, अरे पूर्ति का साधन है, राइट, लेकिन शोषण, दिखावे, अहम पूर्ति का नहीं। ऑलवेज वी मस्ट रिमेंबर दिस। लेखक के जो एक मित्र हैं, तीन तरह के मित्रों का यहां पर लेखक ने कहीं ना कहीं जिक्र किया है। तो लेखक के एक मित्र बाजार से मामूली सी चीज खरीदने गए, परंतु लौटे तो बहुत सारा सामान लेके आ गए। पूछने पर उन्होंने क्या बोला, अरे भाई हमारी श्रीमती जी मानती है साहब, इसलिए मैं इतनी सारी चीज लेके आ गया। लेखक के अनुसार सभी पुरुष इस मामले में पत्नी की ही ओट ले लेते हैं। भाई ऐसी फालतू खरीदी के पीछे एक तथ्य और है, पता है बच्चों वो तथ्य क्या है, मनी वेट, अर्थात पैसों की गर्मी। अरे भाई पैसा रहेगा तभी तो इतना सामान खरीद के लाओगे, पैसा नहीं रहेगा तो कहां से खरीद के लाओगे। पैसा पावर है, उसका प्रदर्शन करने के लोग, जब उसका प्रदर्शन लोग करना चाहते हैं ना तो क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, अपने आसपास बंगला, कोठी, बहुत सारा सामान सब इकट्ठा करते हैं। ये तो कुछ लोग करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं पता है आपको, पैसे को पावर मानते हैं
और सेविंग करे जाते हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते चले जाते हैं, तिजोरी भरते चले जाते हैं। वो पैसे को जुड़ा हुआ देखकर बहुत फलते फूलते बड़े प्रसन्न होते हैं। उक्त जो मित्र थे लेखक के, उन्होंने उनको एक बात और बताई कि खरीदी के सामान के कारण सारा मनी बैग खाली हो गया। उन्होंने ये चीज बताई, यार मेरे मनी बैग में बहुत पैसा था, लेकिन इस खरीदारी की वजह से मेरा पूरा मनी बैग खाली हो गया। लेकिन देखिए कहीं कुछ नहीं है, केवल एक दिखावा मात्र, एक बतावा है। ये भाई कोई खत्म नहीं हुआ है, पैसा उनके पास अभी भी बचा हुआ है, और कहीं ना कहीं अपनी मनी पावर को इस तरह से उन्होंने कहीं ना कहीं प्रदर्शित किया है। तो मैंने बताया भाई दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग तो पैसा होता है उसको बहुत खर्चा करते हैं, उसके बाद भी खुश होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे को खर्चा बिल्कुल नहीं करते, लेकिन सेविंग करते चले जाते हैं, तिजोरी में पैसा इकट्ठा करते चले जाते हैं, और वो बहुत खुश होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए दोनों बातों में अहम भी है, दोनों बातों में कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से दिखावा भी है। अब देखिए बाजार क्या होता है, आकर्षित करता है। यदि हम फालतू की खरीदी कर लेते हैं, उसका एक कारण और है, वो है बाजार का आकर्षण। राइट, बाजार तो देखिए बिल्कुल शैतान का जाल है, आप भी इस चीज को रियलाइज करेंगे। वो एक ऐसी सजा होती है कि ना चाहते हुए आदमी इसमें फंसता चला जाता है। बाजार वास्तव में अपने रूप जाल के द्वारा खरीदार को मोहित करता है। वो लूटने और लूटने के लिए प्रेरित करता है। बाजार में आमंत्रण होता है, परंतु आग्रह नहीं होता है। यही कारण है कि उसे पाने की चाह और अपने अभाव उठ खड़े होते हैं। भाई देखिए क्या होता है, बाजार क्या करता है, आपको आमंत्रित कर रहा है, आग्रह नहीं कर रहा है। मतलब बाजार के अंदर क्या है बच्चों, आमंत्रण है, आग्रह नहीं है। यही कारण है कि उसे पाने की चाह और अपने अभाव उठ खड़े हो जाते हैं। एक तरफ तो है चाह, दूसरी तरफ है अभाव। यदि कोई अपने को न जाने, यदि कोई व्यक्ति अपने आप को नहीं पहचानेगा, अपने आप को नहीं जानेगा, तो क्या होगा, ये बाजार उसको पागल बना के ही छोड़ेगा। कई बार आपके साथ भी ऐसा होगा कि भाई हम कभी बाजार जाते हैं, ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, और खरीदने क्या जा रहे हैं और कितना चीज खरीद के लिए आते हैं। राइट, ये क्या है बच्चों, ये कहीं ना कहीं बाजार का आकर्षण है। एक और अनुभव यहां पे लेखक ने शेयर किया है, एक उनके मित्र के माध्यम से, हमारे लेखक ज्ञानेंद्र कुमार जी ने। भाई एक अन्य मित्र दोपहर को बाजार गए, शाम को लौटे, लेकिन बिल्कुल खाली है, तो कुछ भी लेके नहीं आए। पूछने पर उन्होंने क्या बताया, बाजार में सब कुछ लेने का मन कर रहा था, इसलिए कुछ भी नहीं ले पाया, क्योंकि एक वस्तु को लेने का मतलब था दूसरी को छोड़ देना, और मैं किसी चीज को नहीं छोड़ सकता था। अगर अपनी चाह का ही पता नहीं हो तो सब और की चाह आपको घेर लेती है। ऐसे में कोई परिणाम या गति नहीं हो पाती है। भाई देखिए दो लोगों का जिक्र किया है। एक तो क्या हुआ भाई कि बाजार गए, खरीदना थोड़ा सा था और बहुत सारा खरीद के लिया। एक दूसरे बाजार गए, खरीदना तो था लेकिन कुछ भी खरीद के नहीं लाया, क्योंकि उन चाह ने इतना घेर लिया कि ये खरीदू वो खरीदू, ये छोड़ू कि वो छोड़ू। और भाई उनको इतना तो मालूम होना चाहिए कि भाई आपकी आवश्यकता क्या है, आपको खरीदना क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप करें ना। लेकिन उनको ये नहीं पता था, और लास्ट में क्या हुआ, दिन भर बाजार में घूमे और कुछ भी लेके नहीं आ पाए। भाई बाजार का जादू एक तरह से रूप का जादू है। ये तभी असर करता है जब मन खाली हो। देखना बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं आपको, कि ये तभी असर करता है जब आपका मन खाली हो। खाली मन होने पर सब और का निमंत्रण पहुंच जाता है। अरे आपका जब मन खाली होगा ना, तो सब और का निमंत्रण आप तक पहुंच जाएगा, सब चीजें खरीद लेने का मन होगा। परंतु यह जादू उतरने पे पता चलता है कि ये वस्तुएं आराम पहुंचाने वाली नहीं है। ये वस्तुएं तो कहीं ना कहीं हमारी आलस्य बढ़ाने वाली है, जो हम खरीद के लिए आए हैं। हाँ, एक चीज है, इससे स्वाभिमान और अभिमान दोनों ही बढ़ता है, और संसार की जकड़, संसार की पकड़ भी हमारे ऊपर बढ़ जाती है। जादू को रोकने का एक उपाय है, क्या है, अरे भाई बाजार जाने से पहले मन खाली मत रखो। अरे यदि मन खाली होगा ना, तो फिर बाजार आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो भाई बाजार जाने से पहले मन खाली ना हो। मन खाली ना होने से क्या तात्पर्य है बच्चों, मन खाली ना होने से तात्पर्य है कि मन में एक लक्ष्य होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। जब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। भाई ये है बाजार का सही उपयोग। तो ये कब हो पाएगा, जब मन में लक्ष्य होगा, आप फ्री होंगे, भाई मुझे ये जरूरत है, ये मेरे लिए बहुत नितांत आवश्यक है, और यही मुझे खरीद के लाना है। इन दैट केस वो बाजार आपके लिए क्या है बच्चों, पूरी तरह से सार्थक है। नहीं तो बाजार आपके लिए सार्थक नहीं है। राइट।
अब देखिए थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको कि खाली मन और बंद मन में क्या अंतर होता है ना। मैंने अभी बात करी थी कि मन भरा होना चाहिए, मन खाली होना चाहिए। थोड़ा सा मैं ये भी क्लियरिफाई कर दूं, मजा आएगा आपको सुनने के अंदर। देखिए बंद मन अर्थात मन का शून्य हो जाना। बंद मन अर्थात क्या? मन का शून्य। अब आप पूछोगे सर शून्य होना क्या? तो भाई शून्य होने का अर्थ क्या है? शून्य होने का अधिकार सिर्फ परमात्मा को है, हमारी बस की बात नहीं है। शून्य होने का अधिकार किसको है? सिर्फ उस परमपिता परमेश्वर को, उस परमात्मा को। हम तो मनुष्य हैं, हम तो अपूर्ण हैं, हम मनुष्य तो अपूर्ण है, इसलिए इच्छाएं तो उठेगी भाई, मन में इच्छाएं तो उठेगी ही। इच्छा का विरोध करना, यदि हमारे मन में इच्छा उठ रही है और हम हमारी इच्छा का विरोध कर रहे हैं तो भाई ये झूठ है, ये झूठ है। ये डांट देकर मन को बंद करना है। समझ रहे हो बात को? इच्छा का विरोध करना एक झूठ है। ये तो ऐसा है कि डांट देके मन को बंद करना। ये लोभ को जीतना नहीं है। देखो बहुत गहरी बात है यहां पर। ये लोभ को जीतना नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपने अपने आप पे नियंत्रण कर लिया, कॉन्शियस तरह से कंट्रोल कर लिया और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपने लोभ को जीत लिया। नहीं, ये आपकी जीत नहीं है, ये लोभ लालच की जीत है। ये लोभ और लालच की जीत है। मन को बलात् बंद करना तो हठ योग है। इससे यह संकीर्ण और क्षुद्र हो जाता है। वास्तव में अपनी अपूर्णता को स्वीकार करना चाहिए। सच्चा कर्म वही है जो अपूर्णता के बोध को सही मायनों में जगाता है। अतः हमें क्या करना चाहिए बच्चों? मन को बलपूर्वक, बलपूर्वक नहीं रोकना चाहिए। हमें हमारे मन की बात को सुननी चाहिए, राइट? क्योंकि वो भी उद्देश्यपूर्ण है। मन की बात को आपको सुनना पड़ेगी। हाँ, लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, मनमानी की छूट कभी मत दो मन को, राइट? क्योंकि वह अखिल अंग है, राइट? भाई मन की सुनना है। देखिए बलात्पूर्वक हठ योग करके आपने मन को पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया, मन की बात ही सुनने को तैयार नहीं, भाई ये तो गलत है। मन की बात तो आपको सुनना पड़ेगी क्योंकि वो बात भी उद्देश्यपूर्ण है। हाँ, लेकिन एक चीज आपको करना पड़ेगी। वो क्या करना पड़ेगी? कि कभी भी आपको अपने मन को मनमानी करने की छूट नहीं देना है। एक और मित्र हैं हमारे लेखक के, चैनन जी के, उनका नाम भगत है, चूर्ण बेचते हैं। देखिए बहुत, ये सबसे एक मैंने दो मित्र आपको बता दिए है ना, ये तीसरे मित्र का मैं जिक्र कर रहा हूं और ये सबसे क्लासिक है, सबसे बड़ी बात है और यही एक मनुष्य के अंदर होना चाहिए, यही गुण होना चाहिए। जो तीसरे मित्र हैं वो क्या है? भगत जी उनका नाम है, वो चूर्ण बेचते हैं। उनका नियम क्या है बच्चों? प्रतिदिन उनका नियम है 6 आने से ज्यादा नहीं कमाना। 6 आने, है ना? अब तो नहीं चलते भाई, पहले के समय में आने के बड़ा महत्व था, राइट? तो भाई 6 आने से अधिक वो प्रतिदिन नहीं कमाते थे, इसलिए वे अपना चूरण थोक व्यापारी को या ऑर्डर पे नहीं देते थे। निश्चित समय पर अपनी पेटी उठाते थे और चूरण बेचने के लिए निकल जाते थे। चूरण उनका बहुत क्वालिटी वाला था, हाथों हाथ बिक जाता था। कुछ लोग तो भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना प्रकट करते थे, उनका आदर सम्मान करते थे, इसलिए उनसे चूरण खरीदते थे। और जैसे ही भगत जी की 6 आने की कमाई पूरी होती थी, वो शेष चूरण बच्चों के अंदर मुफ्त में बांट देते थे। वे सदा स्वस्थ बने रहते हैं, कभी वो बीमार नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो क्वालिटी होना चाहिए बाजार के आकर्षण का विरोध करने के लिए, वो क्वालिटी कहीं ना कहीं भगत जी में थी। लेखक का विश्वास था कि भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता, और बिल्कुल सही बात है भाई, भगत जी पे कभी भी बाजार का जादू नहीं चल सकता था। वो भगत शायद निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं, वो बड़ी बड़ी बातें नहीं जानते हैं, परंतु उसके बाद भी ये बाजार का जादू उनके सामने बच्चों विवश हो जाता है। पैसा क्या करता है पता है आपको? पैसा भीख मांगता है कि मुझे लो, मुझे लो, मुझे लो। परंतु इस निर्मम व्यक्ति के मन में पैसे पर जरा भी दया नहीं आती। भगत जी को पैसे के ऊपर जरा भी दया नहीं आती। पैसा बोल रहा है, भीख मांग रहा है, मुझे लो, मुझे लो, लेकिन भगत जी जैसे लोग क्या करते हैं? उन्हें पैसे के ऊपर जरा भी दया नहीं आती। भाई उन्होंने 6 आने का उनका काम हो गया बच्चों, 6 आने उनको कमाना थे, 6 आने का काम हो गया, दैट्स ऑल। उसके बाद अब वो पैसे की ताकत नहीं कि वो उनको अपने काबू में कर सके। देखो जो पैसा है ना, अगर इसकी हम व्यंग्य शक्ति की बात करें तो बहुत ही दारुण है, दुख देने वाली है। क्या होता है पता है? पास से मोटर गुजर जाए
तो मन में गहरी व्यंग की लीक उठती है कि हाय, तेरे पास ये मोटर क्यों नहीं, राइट? अरे तूने मोटर वाले माता पिता के घर में जन्म क्यों नहीं लिया है? यह व्यंग शक्ति अपने सगों के प्रति भी हमको कहीं ना कहीं कृतज्ञ बना देती है, राइट? कहीं ना कहीं विरोधाभास, विरोध के भाव हमारे मन में पैदा कर देती है हमारे अपनों के लिए। परंतु उस चूरण वाले फक्कड़ के सामने यह व्यंग शक्ति देखिए पानी पानी हो रही है। वो कौन सा बल है, वो कौन सी शक्ति है, कौन सी ताकत है जो पैसे के व्यंग के सामने अजय रहती है? उसे नाम चाहे कुछ भी दो, परंतु यह सत्य है कि जहां तृष्णा होती है ना, इच्छा तृष्णा, वहां यह बल नहीं है। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह, देखिए दो चीज बच्चों यहां पर, संचय की तृष्णा और वैभव की चाह, इसके पीछे मनुष्य की निर्बलता ही हमेशा काम करती है। यह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय होती है। भगत जी का जो बाजार के बारे में दृष्टिकोण है, पता है आपको क्या है? एक दिन भगत जी और लेखक की राम राम हुई। लेखक ने देखा भगत जी सबके साथ हंस बोल रहे हैं, वे बाजार में खुली आंख आते जाते हैं, बाजार का सब माल भी देखते हैं, उनके मन में सारे सामान के प्रति आशीर्वाद का भाव है, विद्रोह का नहीं है, क्योंकि उनका मन भरा हुआ है, उनका मन पूरी तरह से भरा हुआ है। वे खुली आंख, राइट, खुली आंख, तुष्ट मन और मग्न होकर सारे फैंसी स्टोर छोड़कर पंसारी की दुकान पर जाते हैं, जीरा काला नमक खरीदते हैं और चुपचाप चले आते हैं। उनके सामने बाजार अभी तक है, उनके सामने जो बाजार है वो तभी तक है। कब तक है बाजार? कब तक है उनकी आंखों के सामने? जब तक जीरा चाहिए। जीरा लेते ही बाजार शून्य। फिर चांदनी चौक के आकर्षण बुलाते रहे या कहीं चांदनी बिछी रहे तो बिछी रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी मस्ती में मस्त हैं और वो सबका कल्याण चाहते हैं। तो भाई देखिए, कुल मिला के मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि बाजार की सार्थकता क्या है। आप समझ ही गए होंगे कि भाई लेखक के अनुसार बाजार को वही मनुष्य सार्थक करता है जो कुछ खरीदना चाहता है, जो लोग केवल जो उनकी परचेसिंग पावर रहती है उसके बल पर बाजार को में जब खरीदारी करते हैं ना, तो बाजार को एक व्यंग का रूप दे जाते हैं। वे ना बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं, ना बाजार उनको लाभ दे सकता है। ऐसे लोग तो बाजारूपन और कपट, इस दोनों चीजों को ही बढ़ाते हैं। फिर मनुष्यों में परस्पर भ्रातृत्व नष्ट हो जाता है और वे ग्राहक और बेचक बस दो ही रूप में रह जाते हैं, मानो एक दूसरे को ठगने की ताक में हो। हम कई बार होता है ना, बाजार जाते हैं तो अरे आज तो हमने दुकान वाले को ठग लिया, देखो इतनी महंगी चीज हम इतने सस्ते में लिया। दुकान वाला क्या सोचता है, अरे आज तो ऐसे ग्राहक आए थे दो कि भाई देखिए बिल्कुल मजा आ गया हमको। तो क्या होता है, ऐसे बाजार में शोषण बढ़ता है, कपट सफल होता है, निष्कपट मारा जाता है। ऐसा बाजार मानवता के लिए बच्चों विडंबना है। जो ऐसे बाजार का पोषण करता है वह अर्थशास्त्र सरासर मायावी है, अनीति शास्त्र है, पूरी तरह से उल्टा है, होना है। ऐसे बाजार से हमको हमेशा दूर रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा बाजार दर्शन पूरी तरह से, कि बाजारूपन आपको क्लियर होगा, बाजारवाद आपको क्लियर होगा, हमको किस तरह से अपने आप पे नियंत्रण करना ये क्लियर होगा, और बाजार की हमारे लिए क्या उपयोगिता है। आई थिंक ये भी आपको क्लियरिफाई हो चुका होगा। चलिए अब हम इसके बाद आपके अगले लेसन की ओर मूव करते हैं, वो है काले मेघा पानी दे दे। बहुत अच्छी बात है, धर्मवीर भारती जी के द्वारा रचित काले मेघा पानी दे दे। देखिए पाठ का सारांश क्या होता है भाई, काले मेघा पानी दे दे। काले मेघा पानी दे दे, तर्क और विश्वास, दो चीजें हैं बच्चों यहां पर, एक तर्क भी है और विश्वास भी है। यह एक निबंध रचना है। विज्ञान जो है वो तर्क के सहारे चलता है, और जो लोगों का जीवन है जिसको हम लोक जीवन बोलते हैं वो विश्वास के सहारे चलता है। दोनों की अपनी अपनी दृष्टियां हैं। लेखक ने दोनों पक्षों का अपनी अपनी तरीके से प्रस्तुत करके निर्णय केवल पाठकों पर छोड़ दिया कि भाई आप निर्णय लो क्या सही है। क्या होता है इस पाठ के अंदर कि जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते धरती नहीं, लोगों के मन एक बार सूखा पड़ा है, वहां का चित्रण किया है, पानी के लिए लोग रास्ता देख रहे हैं, तो वर्षा की प्रतीक्षा करते करते धरती नहीं, लोगों के मन भी सूखने लगते थे। तब गांव के किशोर, उनकी एक टोली अर्धनग्न अवस्था में गंगा मैया की जय बोलती हुई गलियों से निकल पड़ती थी। वे घर घर जाकर आवाज लगाते थे, पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है।
मैया पानी दे, इंद्र सेना आई है। तब घर की औरतें 2 मंजिलों के दरवाजे धीरे से खोल के थोड़ी सी बाहर निकलती है और उनके ऊपर घड़ा भर के पानी डाल देती है। ये बच्चे उसी जल में नहाते हैं, भीगते हैं, काली मट्टी में लौटते हैं, फिर पुकारने लगते हैं। क्या पुकारने लगते हैं? काले मेघा पानी दे दे, गगरी फूटी बेल पियासा। काले मेघा पानी दे दे, अरे गगरी फूटी बेल पियासा। पानी दे, गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। कितनी बढ़िया पंक्तियां हैं। काले मेघा पानी दे दे, गगरी फूटी बेल पियासा। पानी दे, गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। देखिए क्या हो रहा है कि एक गांव के परिदृश्य का यहां पर चित्रण किया गया है। गांव के अंदर अकाल की स्थिति है, लोगों के पास पीने के लिए पानी बहुत कम हो चुका है, फसलें उनकी सूख चुकी है और एक तरह से आपने देखा ना कोई टोटके किए जाते हैं, राइट। कई तरह के हमारे मन के अंदर एक ऐसा विश्वास रहता है कि भाई इस तरह से अगर हम करेंगे तो शायद बारिश हो जाएगी। तो भाई ये कुछ इसी तरह की चीजें यहाँ पर हो रही है गांव के अंदर कि वहां के जितने भी किशोर थे ना, वो क्या करते थे कि भाई एक अर्धनग्न अवस्था में आ जाते थे, आधे कपड़े पहनते थे और उसके बाद जो किशोर थे वो घर घर जाते थे, घर घर जाके ये पंक्तियां बोलते थे। उसके बाद 2 मंजिले मकान में से मेनली जब स्त्रियां बाहर आती थी या नीचे के फ्लोर से भी बाहर आती थी और वो क्या करती थी कि भाई जो एक एक गगरा पानी उनके ऊपर डाल देती थी और फिर वो काली मिट्टी में लौट जाते थे, है ना, फिर उनके ऊपर पानी डालते थे कि ये क्रम चलता रहता था। तो भाई यही चीजें यहाँ पर बताई गई है, यही चीजें यहाँ पर बताई गई है कि भाई इस तरह से पानी को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो वो किशोरों की जो टोली रहती थी उसी को यहाँ पर इंद्र के सेना या इंद्र के सिपाही यहाँ पर कहा गया है। भाई देखिए एक हैरानी वाली बात है यहाँ पर। क्या बात है बच्चों? हैरानी वाली बात कि भाई जब गर्मी के मारे लोग तप बुन रहे थे, कुएं तक सूखने लगते थे, खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती थी, ढोर डंगर प्यास से मरने लगते थे, ढोर डंगर प्यास से मरने लगते थे। भाई देखिए अब अकाल के समय का चित्रण किया गया है, गर्मी बहुत पड़ रही है, तापमान बहुत बढ़ चुका है, कुएं सूखने लगे हैं, खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर जैसी हो गई है, ढोर डंगर मरने लगे हैं, आकाश में बादलों का नाम निशान नहीं है, पूजा पाठ कथा विधान सब कर चुके हैं, उसके बाद भी पानी नहीं आ रहा है। तब यह इंद्र सेना कीचड़ में लथपथ होकर मेघों को पुकारती हुई निकल जाती है। लेखक की आयु भी इन्हीं किशोरों के समान थी, परंतु वो इस इंद्र सभा को कहीं ना कहीं मेढक मंडली मानता था कि अरे मेढक मंडली ये फालतू के काम है, वो इसका विरोध करता था। लेखक के ऊपर आर्य समाज का प्रभाव था, वह सुधार सभा का उपमंत्री भी था, इसलिए वो इन्हें अंधविश्वास कहता था और इनका विरोध भी करता था। उसे समझ में नहीं आता था कि जब पानी की पहले से ही इतनी किल्लत है, पानी का पहले से ही इतना अभाव है, पानी पहले ही इतनी कठिनाई से मिल रहा है, तो फिर इस पानी को बेकार में क्यों बहाया जा रहा है? अगर यह सेना इंद्र की सेना है तो भाई सीधे इंद्र देवता से पानी क्यों नहीं मांग लेती? अरे ये तो जो लोग इतनी मेहनत से थोड़ा बहुत पानी ला रहे हैं वो भी इनके ऊपर डाल रहे हैं। भाई इसी तरह के ढोंगों के कारण ही तो हमारा देश अंग्रेजों से पिछड़ गया है और गुलाम बन गया है। आप देखिए यहां पर एक और कैरेक्टर है लेखक के साथ, वो है उनकी जीजी, उनकी सिस्टर। भाई लेखक की समस्या यह थी कि उससे सबसे अधिक श्रद्धा जो थी, जिनका वो सबसे ज्यादा आदर सम्मान करता था, वो अपनी जीजी का था। परंतु जीजी जो थी वो इंद्र सभा तथा अन्य अंधविश्वासों को बहुत मानती थी। वो हर प्रकार की पूजा तथा अनुष्ठान लेखक के हाथों से ही करवाती थी। वो चाहती थी कि इस पूजा विधान का फल लेखक को मिले। जीजी ने इंद्र सभा पर पानी फिकवाने का काम भी लेखक से करवाना चाहा, परंतु लेखक ने इस गंदी मेढक मंडली पर लेखक ने पानी फेंकने से साफ इनकार कर दिया। जीजी ने अपने बूढ़े और कांपते हाथों से पानी की बाल्टी फेंकी। लेखक जीजी से यह तो ना बोल पाया कि भाई पानी मत फेंको, लेकिन उसने दीदी के हाथ की लड्डू और मठरी भी नहीं खाई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नाराज हो गया था। तब जीजी ने उसको गोद में बिठाया और कुछ बातें उसको समझाई। जीजी ने क्या कहा, अगर हम इंद्र भगवान को पानी नहीं देंगे तो वो हमको पानी कैसे देंगे? लेखक ने तर्क दिया यह सब अंधविश्वास है।
जीजी ने तर्क दिया ये पानी की बर्बादी नहीं है, ये पानी का अर्ध है ना, हम जल चढ़ा रहे हैं इंद्र देवता। मनुष्य दान में कुछ देगा नहीं तो पाएगा कैसे? ऋषियों ने भी तो दान दिया है, कई तरह के त्याग किए हैं, परंतु त्याग वो नहीं है जो करोड़ों रुपए में से 2-4 रुपए दिए जाएं। भाई असली त्याग क्या होता है? अरे असली त्याग तो ये होता है कि जो चीज तुम्हारे पास है ही नहीं या बहुत ज्यादा कम है, और जब उस चीज को तुम लोक कल्याण के लिए दे दो तो ही तो वो दान है। तो जब लेखक जीजी के इस तरह के तर्क सुनता था तो बिल्कुल चुप हो जाता था, निढाल हो जाता था, उसे जवाब नहीं सूझता था, लेकिन फिर भी वो अपनी जिद पे अड़ा रहता था। तब जीजी उससे कहती थी, सुनो, किसान भी 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए पहले 4-5-6 सेर गेहूं अपनी ओर से बोता है। 4-5-6 सेर गेहूं बोता है, तब उसको 30-40 मन गेहूं मिलते हैं। इस तरह सूखे में पानी फेंकना भी पानी की बुआई है। हम यह पानी गली में बोएंगे तो बादलों की फसलें आ जाएगी। पहले खुद कुछ दो, तभी देवता तुम्हें चौगुना करके लौटाएंगे। भाई यथा राजा तथा प्रजा की बात सच नहीं है? भाई एक दीदी क्या बोलती कि यथा राजा तथा प्रजा, ये बात सही नहीं है। सही क्या है? यथा प्रजा तथा राजा, राइट? अरे भाई जैसी प्रजा होगी ना वैसा ही राजा हो जाएगा। कि प्रजा दान दे रही है तो राजा को दान देना ही पड़ेगा, मतलब इंद्र देवता को पानी बरसाना ही पड़ेगा। गांधी जी भी इसी बात का समर्थन करते थे। किस बात का? पानी ढोलने का नहीं, गांधी जी समर्थन करते थे यथा प्रजा तथा राजा। इस बात को लगभग 50 साल हो गए हैं। अब उसके मन में बार बार यह प्रश्न आता है कि हम लोग देश के लिए करते क्या है? हम मांगे तो बड़ी बड़ी करते हैं, किंतु उसमें त्याग का नामो निशान नहीं होता है। हम भ्रष्टाचार की बातें तो करते हैं, किंतु स्वयं उसके अंदर लिप्त होते हैं। काले मेघ पानी बरसाते हैं, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे रह जाते हैं। जाने कब ये दशा बदलेगी। देखिए बहुत गहरी बातें लिखी है इन 4-5 पंक्तियों में बच्चों। क्या बातें लिखी हुई है भाई? ये घटना लेखक के किशोर अवस्था की थी, जब वो शायद 12-13-14 वर्ष का था। लेकिन आज जब वही बातें वो सोचता है 50 वर्ष के बाद, तो देखिए उसके मन में क्या आता है। हम देश के लिए क्या कर रहे हैं? हम तो केवल मांगे कर रहे हैं बड़ी बड़ी। हमारी मांगों में त्याग है? बिल्कुल नहीं है। हम भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार हटाने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार पर अनुच्छेद लिखते हैं, भ्रष्टाचार के ऊपर निबंध लिखते हैं, लेकिन हम स्वयं उस भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होते हैं। आज काले मेघ पानी तो बरसा रहे हैं, लेकिन गगरी टूट फूट गई है, बैल प्यासे हैं। जाने कब हमारे इस देश की यह दशा बदलेगी। बहुत ही गहरी बात की है। आज हम लोग केवल देश से चाह रहे हैं, देश से हम लोग केवल चाह रहे हैं कि देश हमको ये दे, देश से हमको वो चाहिए, लेकिन हमें देश के लिए क्या करना चाहिए ये अब हम नहीं सोच रहे हैं। तो बच्चों आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, काली मेघा पानी दे दे, काले मेघा पानी दे दे, ये पाठ का क्या सार है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अंतिम लेसन की ओर, जो हमारी विधान से है, और वो है हमारा सिल्वर वेडिंग। बच्चों में क्लियर कर देता हूं एक बार फिर से आपको। मनोहर श्याम जोशी जी के द्वारा एक रचित रचना। इस पाठ के अंदर हम बात करेंगे सेक्शन ऑफिसर वाईडी की। वाई मीन्स यशो, डी मीन्स धर। वाईडी की बात करेंगे, मतलब किसकी बात करेंगे? यशोधर जी की बात करेंगे। यशोधर जी कौन है? एक सेक्शन ऑफिसर है, राइट। उनके विवाह की 25वीं वर्षगांठ है, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर वेडिंग। विवाह की 24th मैरिज एनिवर्सरी, विवाह की 25वीं वर्षगांठ है, उसी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। यशोधर जी अपने ऑफिस में है, वो एक सेक्शन ऑफिसर है, अपने कार्यालय में ठीक समय पर पहुंच जाते हैं और पूरा समय होने के बाद ही निकलते हैं। इसकी वजह से उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी है उनको भी समय पर पहुंचना पड़ता है, और यशोधर जी जब तक ऑफिस नहीं छोड़ते हैं तब तक उनको भी वहां पर बैठना पड़ता है। अपने अधीनस्थों के साथ दिन भर उनका व्यवहार भले ही रूखा सूखा हो, क्योंकि वो काम को काम समझते, काम में किसी तरह से वो कॉम्प्रोमाइज पसंद नहीं करते, लेकिन शाम को जब वो ऑफिस से बाहर निकलते हैं, चलते हैं, जाने का समय होता है, तो वे अपने गुरु कृष्णानंद पांडे जी की परंपरा का निर्वाह करते हैं और वातावरण को कहने के अच्छे हंसी मजाक करके हल्का फुल्का बनाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करते हैं। वे अपने अधीनस्थ असिस्टेंट रैंक के एक जो लिपिक है, जिनका जो चड्डा साहब है, वो काफी धृष्टता करते हैं
मतलब कहीं ना कहीं एक जो व्यवहार है उनका वो सही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनकी दृष्टता को भी कहीं ना कहीं अनदेखा कर देते हैं। यही बातचीत में मालूम होता है कि आज के ही दिन जब बातचीत होती है शाम के समय जाते समय, तो मालूम पड़ता है कि आज के दिन 25 वर्ष पूर्व यशोधर जी की शादी हुई थी, वाईडी की शादी हुई थी। यशोधर बाबू को अपने पूर्ववर्ती अधिकारी एक कृष्णदास जी जो उनके पहले के ऑफिसर थे उनका स्मरण हो जाता है आज के दिन, और कुछ क्षण के लिए वो अपने कृष्णदास जी के साथ बिताए गए समय के बारे में सोचने लगते हैं। कृष्णदास जी के साथ बिताई गई स्मृतियों के अंदर वो कहीं ना कहीं खो जाते हैं। चड्ढा साहब के पुनः बोलने पर यशोधर बाबू के मुख से अचानक ये वाक्य निकल गया। देखिए एक तकिया कलाम है यहाँ पे यशोधर जी का, बार बार इस वाक्य को रिपीट करेंगे। जो वाक्य है उनका वो मैं आपको बताऊंगा, ये वाक्य बार बार रिपीट होता है इसके अंदर, राइट। कहीं ना कहीं परिस्थितियों के साथ यशोधर जी समझौता नहीं कर पाते, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते, वो उनको ऑकवर्ड लगती है, वो उसके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं, तो बरबस उनके मुख से एक वाक्य निकलता है। वो वाक्य में आपको इस कविता के अंदर बार बार आएगा, मैं उसको रिपीट भी करूंगा। लेकिन जब भाई जो चड्ढा जी उनको वापस याद दिलाते हैं, कहीं ना कहीं ऑफिस में मालूम पड़ चुका है कि उनके विवाह की 25वीं वर्ष काटे, तो क्या बोलते हैं हमारे यशोधर जी कि नाउ लेट मी सी, I was married on 6 February 1947. I was married on 6 February 1947. ऑफिस के दूसरे बाबू फटाफट हिसाब लगाते हैं और बोलते हैं मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है। यशोधर सिल्वर वेडिंग को कहीं ना कहीं अंग्रेजों के चोचले मानते हैं, किंतु ऑफिस के अधीनस्थ बाबू चड्ढा जी उनसे बोलते हैं सब चाय नाश्ता तो करवाना ही पड़ेगा। यशोधर जी चाय के लिए 10 रुपए दे देते हैं। देखिए मैंने जो बताया था ना तकिया कलाम में बताऊंगा, जो बार बार यहां पे रिपीट करते हैं यशोधर बाबू, वो है समहाउ इम्प्रॉपर। कौन सा वर्ड है बच्चों जो यशोधर बाबू बार बार यूज करेंगे? समहाउ इम्प्रॉपर, समहाउ इम्प्रॉपर। भाई वो चाय के लिए पैसे तो देते हैं, लेकिन वो अपने मन में क्या मानते हैं इस चीज को? समहाउ इम्प्रॉपर, समहाउ इम्प्रॉपर। लेकिन सारे सेक्शन के आग्रह पे वो पैसे देते हैं, लेकिन सिल्वर वेडिंग बनाने को तैयार नहीं होते हैं। जब नाश्ते के लिए उनसे ज्यादा आग्रह किया जाता है तो वो 10-10 रुपए के 2 नोट और निकाल के देते हैं और बोलते हैं भाई आपको जो भी चाय नाश्ता करना है आप लोग करिए, लेकिन मुझे नहीं पसंद है, मुझे नाश्ता नहीं करना है, मैं इस पार्टी के अंदर आपकी शामिल नहीं हूंगा। यशोधर बाबू सबसे पहले जो लगे तो बाय सर्विस में लगे थे, राइट, मतलब प्यून की नौकरी पे तरक्की करते हुए सेक्शन ऑफिसर बन गए। जो उनके आदर्श है ना, वो उनके पूर्ववर्ती अधिकारी जी कृष्णदास जी हैं। वे सदा अपने व्यवहार में कृष्णदास जी का अनुसरण करते हैं। वो मानते हैं कि कृष्णदास जी के वजह से ही, कृष्णदास जी की वजह से ही आज वो इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं। यशोधर जी कृष्णदास जी के समान ही सिद्धांतों के धनी हैं। ऑफिस के बाद वे प्रतिदिन बिरला मंदिर जाते हैं, वहां बैठकर प्रवचन सुनते हैं, ध्यान लगाते हैं। वहां से पहाड़गंज निकल जाते हैं, पहाड़गंज से साग सब्जी खरीदते हैं, कुछ लोगों से मिलना जुलना करते हैं। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर वह पैदल ही आते जाते हैं। ऑफिस का समय तो 5 बजे का है, लेकिन वो रात्रि 8 बजे के बाद ही या 8 बजे के लगभग वो अपने घर पहुंचते हैं। आज यशोधर जी जब बिरला मंदिर जा रहे थे तो उनकी निगाह उस आहते पे, उस बरामदे में पड़ी जिसमें कभी कृष्णदास जी 3 बेडरूम वाले क्वार्टर के अंदर रहा करते थे। उस क्वार्टर के स्थान पर अब एक 6 मंजिला मकान बन गया है। यशोधर बाबू को एक मंजिला क्वार्टर तोड़कर यह बहुमंजिली इमारत अच्छी नहीं लगी कि भाई गलत हुआ, वो मकान नहीं टूटना था जिसमें कृष्णदास जी रहते थे। यही कारण है कि उन्हें उनके पद के अनुकूल लक्ष्मी नगर, एंड्रूगंज, पंडारा रोड D2 टाइप का अच्छा क्वार्टर मिलने का प्रस्ताव आया, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वो यहीं जमे रहना चाहते थे। उनका क्वार्टर तोड़े जाने लगा, तब उन्होंने एक दूसरे क्वार्टर को अपने नाम पे अलॉट कर लिया। कारण सीधी सी बात थी कि उनको यहां के पूरे इस एरिया से लगाव हो गया था। वो हमेशा कृष्णदास जी की स्मृतियों में खोए रहना चाहते थे। वो कहीं ना कहीं कृष्णदास जी को अपने से दूर करना नहीं चाहते थे। इसी वजह से वो इस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते थे। कृष्णदास जी की याद आते ही यशोधर जी सोचने लगते ये अच्छा होता कि कृष्णदास जी शादी कर लेते। कृष्णदास जी ने शादी नहीं की, उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन उनको यह भी याद आता है कृष्णदास जी ने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया, लेकिन कृष्णदास जी को का जो बुढ़ापा था
वो रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल अच्छे से नहीं निकला। सेवानिवृत्ति में, रिटायरमेंट के बाद कृष्णदास जी को क्वार्टर खाली करना पड़ा। उनके किसी भी साथी ने उनको शरण नहीं दी, उन्हें अपने गांव लौटना पड़ा, जहां साल भर के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। समाज ने यह भी जानना नहीं चाहा कि उनकी मृत्यु इतनी जल्दी किस कारण से हो गई। कृष्णदास जी से मिली सीख भी यशोधर को याद आती है। कई सीखें मिली है कृष्णदास जी से हमारे यशोधर बाबू को, वाइडी साहब को। उनको एक सीख याद आती है मॉर्निंग वॉक की, सुबह का भ्रमण। कहीं ना कहीं कृष्णदास जी उनको हमेशा सुबह के भ्रमण के लिए प्रेरित करते थे। यशोधर जी को याद आता है कि प्रतिदिन भ्रमण से लौटते हुए कृष्णदास जी अपने मानस पुत्र, वो मानस पुत्र मानते थे, है ना, धर्म का पुत्र बोल सकते हो। मानस पुत्र मतलब दत्तक पुत्र, एक तरह से अपना सगा बेटा तो नहीं, लेकिन अपने बेटे जैसा मानते थे। और उनके घर रोज सुबह भ्रमण को जाते थे तो उनके घर अवश्य आते थे। कृष्णदास जी ने उन्हें जल्दी उठना और शेर पे जाना सिखाया। कृष्णदास जी उनसे बोलते थे कि भाई अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मैक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस। कृष्णदास जी उनको भाव कहते थे, जो उनको बहुत अच्छा लगता था। कृष्णदास जी के यशोधर ने अनेक रूप देखे थे, किंतु एक छवि कृष्णदास जी की यशोधर जी की आंखों में हमेशा के लिए बस गई थी। वही सुबह की सैर को निकले कृष्णदास जी, कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन, गोल विलायती टोपी सिर पर, पांव में देशी खड़ाऊ, छड़ी हाथ में। यह दृश्य यशोधर बाबू चाह के भी नहीं भुला पाते थे। यही कारण है कि जब तक कृष्णदास जी दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके शिष्य की भूमिका को पूरी तरह से निभाया। भले ही पत्नी और बच्चे उनसे नाराज हो जाएं, अपने घर पर होली गवाना, जनेऊ बदलना, साधु संतों को अपने घर पे आमंत्रित करना, रामलीला वालों को क्वार्टर का एक कमरा दे देना, ये सभी कार्य यशोधर बाबू ने कृष्णदास जी से विरासत में प्राप्त किए थे। यशोधर को इस बात का दुख है कि कृष्णदास जी का बुढ़ापा सुखी नहीं रह सका और बुढ़ापे में उन्होंने बहुत दुख प्राप्त किया और बहुत जल्दी उनकी मृत्यु हो गई। देखिए भाई, सिद्धांत के पक्के यशोधर जी का पिछले कई वर्षों तक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मतभेद रहा है। यही कारण है वे जल्दी घर लौटना नहीं चाहते। उदाहरण के लिए उन्हें अपनी पत्नी को उनकी पत्नी आधुनिक बने, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो मूल संस्कारों से आधुनिक नहीं है। वो बच्चों की तरफदारी करते हुए मॉड बन गई है, लेकिन ये हमारे यशोधर बाबू को बिल्कुल पसंद नहीं है। यशोधर बाबू की पत्नी की शिकायत है कि जब हम संयुक्त परिवार में रहते थे तब पति ने उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो परंपरावादी हैं, किंतु उनके बच्चे आधुनिक हैं, अतः उनकी पत्नी बच्चों के पक्ष में रहती है। वो उसका सोचना है कि भाई अब मैं अलग रहने लगी हूं, अब मैं मेरे हिसाब से रह सकती हूं, लेकिन वो पत्नी की इन बातों को गलत मानते हैं। पत्नी उनकी पुरानी परंपरा को कहीं ना कहीं ढोंग ढकोसला मानती है। जब अपनी पत्नी को इस तरह से यशोधर बाबू तैयार होता हुआ देखते हैं तो कभी उनको वो सानियल बुढ़िया कहते हैं, कभी बोलते हैं चटाई का लहंगा, कभी बोलते हैं बूढ़ी मुंह मुआ से लोग करे तमाशे। कहीं ना कहीं वो अपनी पत्नी की मजाक उड़ाते हैं, पत्नी भी उनका मजाक उड़ाती है। उनका जो बड़ा बेटा है, अब उसकी एक विज्ञापन संस्था में 1,500 रुपए प्रति माह पे नौकरी लग गई। उनका जो पुत्र है वो साधारण है, ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है, इतना ब्रिलियंट नहीं है। बड़ा आश्चर्य होता है वाइडी जी को, यशोधर जी को, क्या इसकी नौकरी इतनी अच्छी कैसे लग गई। उनका जो मझला पुत्र है उसका एलाइड सर्विसेज में ना जाना भी उनको अच्छा नहीं लगता। बेटी के विवाह के लिए तैयार ना होना भी उनको खटकता है। मतलब कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि उनकी फैमिली उनके अनुरूप कार्य करे, लेकिन कहीं ना कहीं विचारों का सामंजस्य नहीं था। फैमिली और उनका विचारों में बहुत मतभेद था, कई चीजों से वो दुखी रहते थे, लेकिन अपने अनुसार वो फैमिली को नहीं चला पाते थे। कभी कभी बच्चों और पत्नी कुछ बातें उनको सही भी लगती थी, जैसे डीडीएफ फ्लैट के लिए पैसा न भरने को वो अपनी बड़ी भूल मानते, अगर पैसा भर देते तो फ्लैट के मालिक हो जाते। बच्चों के तर्क के सामने निरुत्तर हो जाते थे, सोचते थे कि पुश्तैनी घर में जाकर मरम्मत की जिम्मेदारी लेने के अतिरिक्त बेकार के झगड़े भी लेने पड़ेंगे। भाई उन्होंने सोचा मकान से क्या करना, पुराना घर है वहीं जाकर रहूंगा, लेकिन अब उसमें घर जाएंगे, झगड़े होंगे, बहुत सारी समस्याएं, भाई हिस्सा मांगेंगे, उसकी रिपेयर भी कराना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो फिर सोचते कि यार मैंने गलत किया, शायद मैं अगर अपना घर बना लेता तो बहुत अच्छा रहता। किंतु यशोधर बाबू कृष्णदास जी से प्रभावित है। कृष्णदास जी क्या कहा करते थे पता है? कृष्णदास जी बोलते थे कि भाई मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, मूर्ख लोग रहते वही मकान बनाते। यशोदा तुम तो समझदार हो, अभी मकान बनाने की जरूरत क्या है? क्या बोलते थे वो
जब तक सरकारी नौकरी है तब तक सरकारी क्वार्टर में रहो। यदि रिटायरमेंट हो जाता है और बच्चे की नौकरी लग जाती है सरकारी, तो दूसरा सरकारी क्वार्टर मिल जाएगा, उसमें रहो। यदि नहीं ऐसा होता है तो अपने पुराने पुश्तैनी घर में जाके रहो। तो यह सोच थी हमारे कृष्णदास जी की, और यही सोच कहीं ना कहीं यशोधर जी पे गहरा प्रभाव डाले हुए थी। इसी वजह से उनके और उनकी पत्नी और बच्चों के बीच में मतभेद चलता रहता था। आज जब प्रवचन सुन रहे थे तो यशोधर जी का मन नहीं लग रहा था। वे अपने मन से धार्मिक और ज्यादा कर्मकांडी नहीं है, वो तो अपने जो आदर्श कृष्णदास जी हैं उनकी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। उम्र ढलने के साथ वे कृष्णदास जी के समान मंदिर जाते हैं, संध्या करते हैं, गीता प्रेस जो है गोरखपुर की, वहां जाके पुस्तकें पढ़ते हैं, किंतु उनका मन इन चीजों में नहीं लगता है। वे मन को बहुत समझाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन कई बार वो सोचते हैं कि भाई अब संसार से माया मोह मुझे छोड़ देना चाहिए, आसक्ति छोड़ देना चाहिए, परलोक के विषय में सोचना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो विचलित हो जाते हैं। जब एक बार वो प्रवचन सुन रहे थे तो वहां पर प्रवचन सुनते सुनते एक शब्द आया, जनार्दन। जैसे जनार्दन शब्द उन्होंने सुना तो उनको अपने जीजा जनार्दन की याद आ गई। उनके जीजा जिनकी तबीयत खराब है, उनका हालचाल पूछने उनको अहमदाबाद जाना है, किंतु तुरंत ही ख्याल आता है कि पत्नी और बच्चों को मेरा जाना पसंद नहीं आएगा, वे मुझे नहीं जाने देंगे। उनके बच्चों और पत्नी का विचार है कि बिखरे हुए संयुक्त परिवार के प्रति यशोधर बाबू का एक तरफा लगाव, परिवार उनके बारे में नहीं सोचता, यशोधर बाबू अपने परिवार के बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए पत्नी और बच्चों को लगता था कि एक तरफा लगाव, यह लगाव नहीं है, यह उनकी मूर्खता है। यशोधर बाबू क्या सोचते हैं कि भाई खुशी और गम के हर मौके पर रिश्तेदार के यहां जाना जरूरी है, और वो चाहते थे कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साहित रहें और परिवारवाद को कहीं ना कहीं समझें। यशोधर बाबू का परंपरागत रूप उनकी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं है। उनकी पत्नी का मत है कि उनके पति ने स्वयं कुछ देखा ही नहीं है। मां की मृत्यु के बाद विधवा बुआ के पास रहे, जहां बुआ का लंबा चौड़ा परिवार नहीं था। मैट्रिक करके दिल्ली आए, कुंवारे कृष्णदास जी की छत्र छाया में रहे। कृष्ण जी का जो ज्ञान था वो गंवार लोगों जैसा था, अतः यशोधर साहब समय के पहले ही बुजुर्ग हुए। यह उनकी पत्नी की सोच थी। यशोधर जी को भी पत्नी का मॉड रहना, ऊंची हील की सैंडल पहनना, बाहर जाके खाना खाना, यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यशोधर जी क्या चाहते थे पता है आपको? यशोधर जी चाहते कि समाज उनको एक सम्मानित बुजुर्ग माने, मेरे बच्चे मेरा आदर करें, मेरी हर बात में मेरे से इसी तरह सलाह ले जैसे मैं कृष्णदास जी से सलाह लेता था। वे नहीं चाहते थे कि मैं जो कहूं बच्चे उसे पत्थर की लकीर समझे, लेकिन किंतु यह उचित नहीं कि जो मन में आए वही करें। एटलीस्ट उनको मेरे से पूछना तो चाहिए, कम से कम मुझसे पूछे तो सही कि हम ये कर रहे हैं। वे अनुभव का कोई विकल्प नहीं मानते भाई, वे अनुभव का कोई विकल्प नहीं मानते। वे चाहते हैं, भाई देखिए अनुभव अनुभव है, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके अनुभव का लाभ लें। उनके बच्चे उनसे कहे कि पापा दूध लाना है, पापा सदर बाजार जाके दालें लाना है, पापा पहाड़गंज से सब्जी लाना है, राशन लाना है, सीजीएचएस डिस्पेंसरी से दवा लाना है, डिपो से कोयला लाना है। पापा ऐसे काम आप मत करो, पापा ऐसे काम आप छोड़ दो, राइट? ये काम हम करेंगे। उसके बाद कृष्णा जी के जो शिष्य हैं यशोधर जी, वो इस काम को करें, उनको इससे मना ही नहीं है, लेकिन वो एटलीस्ट चाहते हैं कि उनको ये तो बोला जाए कि भाई ये काम मत करो। लेकिन बच्चे उनके ऐसा नहीं बोलते हैं। वो चाहते हैं कि उनका बेटा अपना वेतन लाकर उनके हाथ में दे। वो वेतन नहीं रखेंगे, वो वापस कर देंगे, लेकिन हाथ में तो लाके रखे। किंतु उनकी इन इच्छाओं की ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। भाई देखिए, इस तरह से वो मंदिर वगैरह होते हुए जब अपने घर पहुंचते, देखिए घर का क्या परिदृश्य है। 25वीं शादी की वर्षगांठ के दिन सब्जी का झोला लेकर टूटी फूटी सड़कों से गुजरते हुए यशोधर बाबू जब अपने घर पहुंचते हैं तो उनकी दशा कैसी रहती है? दशा द्वारका से लौटे हुए सुदामा जैसी। घर के बाहर वाईडी पंत नाम से तो उन्हीं का लिखा हुआ बोर्ड लगा है, किंतु उनको लगा कि किसी गलत जगह पे तो नहीं आ गए। क्वार्टर के सामने एक कार खड़ी थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिल खड़ी थी, बहुत से लोग विदा ले रहे थे, बहुत से लोग आ रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालरें लटकी हुई थी, गुब्बारे लटके हुए थे, रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी। बड़ा बेटा भूषण कार में बैठे हुए किसी साहब के हाथ मिला रहा था, कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर सर, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर सर। बाबू को यह सब, जब यशोदा जी ये सब चीज देख रहे थे, कुछ अलग ही उनको फील हो रहा था। यशोदा ने देखा कि उनकी पत्नी और बेटी भी बरामदे में खड़ी हुई है, कुछ मेम साहबों को विदा कर रही है, लड़की ने जींस और टॉप पहना है,
पत्नी ने होठों पे लिपस्टिक लगा रखी है, बालों में खिजाब लगा रखा है। जब यशोधर बाबू इन सब चीज को देखते हैं तो उनको कैसा लगता है पता है? समहाउ इम्प्रॉपर। क्या लगता है बच्चे उनको? समहाउ इम्प्रॉपर। यशोधर जी चुपके से घर पहुंचे तो उनके बेटे ने उनकी झिड़की लेते हुए कहा, बाबा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचते हैं, अभी तक मेरे बास आपकी राह देख रहे थे। यशोधर ने शर्मीली हंसी हंसते हुए कहा, हम लोगों के यहां सिल्वर वेडिंग बेटा कब से होने लग गई। यशोधर के भांजे वहीं पे खड़े हुए थे जिनका नाम था चंद्रदत्त तिवारी। उन्होंने मजे लेते हुए कहा कि जब से तुम्हारा बेटा 1,500 कमाने लगा ना, तब से तुम्हारे यहां भी सिल्वर वेडिंग बनने लगी। यशोधर बाबू को अपनी सिल्वर वेडिंग की ये पार्टी बिल्कुल समहाउ इम्प्रॉपर लगी, अतः उनको विवाह के 25 वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक, चाय, विस्की सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उनको यह मलाल था कि भाई चलो करा वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब वो गए तब किसी ने उनसे बोला तक नहीं, इन आयोजन की उनसे कोई चर्चा भी नहीं की, उनके पास कोई फोन भी नहीं लगाया, उनको ऑफिस में इन्फॉर्म भी नहीं किया। जब उनके पुत्र भूषण ने अपने मित्र सहयोगी से यशोधर बाबू का परिचय कराया तो वे मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, जब उनको बोला जाने लगा तो वो थैंक यू कहकर उसका जवाब देते रहे। उनको वाईडी पंत, होम मिनिस्ट्री, भूषण फादर, वो बोलते भाई वाईडी पंत, होम मिनिस्ट्री, आई एम भूषण फादर, ऐसा बोल के लोगों से हाथ मिलाते रहे। उन्होंने प्रयास किया कि भाई वो भले उनके संस्कार नहीं है, लेकिन जो उनका परिवार चाह रहा है उस संस्कार का वो कहीं ना कहीं फॉलो करें। मतलब उन्होंने कहीं देखिए विरोध नहीं किया। विलायती रीति रिवाजों से बहुत अच्छी तरह से परिचित थे, ऐसा नहीं कि उनको नहीं मालूम था, लेकिन उनको ये चीज पसंद नहीं थी, क्योंकि वो कृष्णदास जी की सलाह पे ही चलते थे। और ये चीज उन्होंने क्यों सीखी थी? कृष्णदास जी ने उनसे कहा था भाई फॉलो अपने संस्कार ही करो, लेकिन सभी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। इसी वजह से विलायती संस्कार भी उनको मालूम थे। बच्चों के आग्रह पर वो केक काटने वाली जगह पे जाके खड़े हो गए। बेटी के आग्रह पर उन्होंने केक को काट दिया। केक काटने के बाद उन्होंने कहा, समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, इट इज इम्प्रॉपर, आई डोंट लाइक ऑल दिस। केक खाने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि उनको पता था केक में अंडा होता है, वो शुद्ध शाकाहारी थे। जब उनसे ज्यादा आग्रह किया गया लोगों ने तो उन्होंने बोला कि अभी उन्होंने संध्या नहीं की, संध्या मतलब संध्या का पूजन नहीं किया, उसके बाद ही वो कुछ ग्रहण करेंगे। आप लोग खाइए, प्लीज गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी, प्लीज गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी, वो लोगों से सब बोलते रहे। तो देखिए क्या हुआ था कि यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज्यादा देर लगाई, क्योंकि वो क्या चाह रहे थे कि भाई ज्यादातर मेहमान चले जाए। मेहमान उनको पसंद नहीं, वो यही चाह रहे थे ज्यादातर मेहमान उठकर चले जाए, उसके बाद ही मैं अपनी पूजा को समाप्त करूं। आज पूजा में भी कहीं ना कहीं उनको कृष्णदास जी ही नजर आ रहे थे। यशोधर बाबू पूछते हैं, जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। देखिए यहां पर एक शब्द और आया है बच्चों, क्या आया है? जो हुआ होगा। क्या हुआ था? ये जो शब्द याद आया ना, पूजा करते करते याद आया एकदम से उनको, क्या? जो हुआ होगा, जो हुआ होगा। तो एक्चुअल में क्या हुआ था, जब कृष्णदास जी के गांव के, उनके समाज के एक व्यक्ति से जब यशोधर जी ने ये पूछा कि भाई ये बताइए कि कृष्णदास जी की मृत्यु किस वजह से हो गई, तो उसका क्या जवाब थे? क्या जवाब था उसका? उसका जवाब था जो हुआ होगा, जो हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम, जो हुआ होगा। राइट? तो भाई आज वही बात याद आ गई, उनको यही नहीं मालूम पड़ा था कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से कृष्णदास जी की मृत्यु हो गई। तो वो यही जानना चाह रहे थे कि भाई जो हुआ होगा, तो क्या हुआ था आपके साथ, किस वजह से आप मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। शुरू और अंत में सभी अकेले ही होते हैं। यशोधर जी सोच रहे कि आज यदि कृष्णदास बाबू होते, ये भी नहीं मालूम था कि वो, ये भी नहीं मालूम पड़ा कि आज तक मुझे कि वो कैसे मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, लेकिन यदि आज होते तो मेरा मार्गदर्शन कर सकते थे और बता सकते थे कि मैं अपनी बीवी बच्चों के प्रति क्या करूं, मेरा जो रवैया है वो सही है या गलत है। मानो वे कह रहे हैं कि जैसे आज तू अकेलापन महसूस कर रहा है, वैसा ही एक दिन ये भूषण भी करेगा तेरा बेटा। मतलब कहीं ना कहीं अकेलापन फील कर रहे हैं यशोधर जी। तो उनको ऐसा लग रहा है कृष्णदास जी उनसे ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से तू आज अकेलापन महसूस कर रहा है, इस तरह से एक दिन तेरा ये बेटा भूषण भी इस अकेलेपन को महसूस करेगा। जो आज इतना उछल रहा है, एक दिन वो भी बहुत पछताएगा। इसी मध्य उनकी पत्नी ने आकर उनको झिड़क दिया, डांटा, और वो आसन से उठ खड़े हुए। पत्नी से रिश्तेदारों के चले जाने की बात मालूम होने पर यशोधर बाबू खुश हुए। यशोधर बाबू
गमछा पहनकर बैठक में आए। जब वो गमछा पहनकर बैठक में आए तो उनकी बेटी को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बेटी के आक्रोश को सुनकर यशोधर जी भी उसकी जिन्स पर व्यंग कसते हैं। यशोधर जी से जब उनको जो गिफ्ट मिले वो प्रेजेंट खोलने के लिए कहा गया तो कहते हैं कि तुम खोलो और तुम इस्तेमाल करो, मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, आप ही इन चीजों को खोलो और आप ही इन सब चीजों का इस्तेमाल करो। भूषण एक पैकेट को खोलता है और खोलकर उनसे कहता है ये ऊनी ड्रेसिंग गाउन है, ये उनका ड्रेसिंग गाउन है और ये मैं आपके लिए लाया हूं। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हो ना तो फटा हुआ पुलोवर पहन के चले जाते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए अब ये पहन के जाया करो। बेटी उनका कुर्ता पजामा उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहनो। बच्चों के आग्रह पर वे गाउन पहन लेते हैं। यह कहना कठिन है कि उनको भूषण की यह बात चुभ गई कि इसे पहनकर दूध लेने जाया कर, क्योंकि अभी भूषण को क्या कहना था, ये नहीं बोलना था कि इसे पहनकर दूध लेने जाया करो। भूषण को तुमसे ये कहना था कि भाई ये तो लो और दूध लेने आप बिल्कुल मत जाया करो, दूध मैं ला कर दूंगा। अब उनको ऐसा लग रहा है कि गाउन पहनकर वे भी कृष्णदास बन गए हैं, किंतु उनकी आंखें इस समय नम हो गई हैं। तो देखिए बच्चों, जो थीम है इसकी वो बहुत ही कहीं ना कहीं इसका अंत जो है या इसके हम जो पूरे पार्ट को यदि हम समझने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं ये पार्ट मार्मिक है, ये कहीं ना कहीं दिल को छूने वाला है। ये एक ऐसे व्यक्ति की व्यथा है जो कृष्णदास जी को अपना आदर्श मानता है, उस आदर्श के अनुरूप वो चलना चाहता है, लेकिन जब वो इस आदर्श को फॉलो करता है तो कई तरह की समस्याओं को उसको सामना करना पड़ता है और वो कहीं ना कहीं अपने परिवार में अपने बीवी और बच्चों से ही दूर हो जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देखिए जो कि यशोधर जी का जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत प्रभावित कर रहा है, क्योंकि इतनी विषम परिस्थितियों में कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों की बात मानते हैं, अपनी बीवी की बात मानते हैं। पार्टी भी उन्होंने कई लोगों से मिले, राइट, जो उनको पहनने का वो भी पहना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यशोधर जी के साथ यहाँ पर गलत हो रहा है। यशोधर जी दूसरे लोगों को समझ भी रहे हैं, अपने सिद्धांतों के साथ कहीं कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हैं, उनके साथ फॉलो उनके अनुसार अपने आप को बदलने का थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पूरे घर में कोई भी ना यशोधर जी को समझ पा रहा है ना उनके सिद्धांतों को समझ पा रहा है। और जो एक अंतर्द्वंद से यशोधर जी आज गुजर रहे हैं वो अंतर्द्वंद केवल वही समझ सकते हैं। तो गाइस, मैंने ये आपके पूरे 5 ही चैप्टर आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दिए हैं और मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे और डेफिनेटली जो कल का एग्जाम है आप बहुत बेहतर देंगे। एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, पूरी लेसन का आपको थीम समझना है, आफ्टर इट नो प्रॉब्लम नॉट एट ऑल, आप बहुत अच्छे से इस पार्ट को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, थैंक यू। ना सिखाए तुझे दौड़ना है, जीना सिखाए तुझे जीतना है, कहना सिखाए तुझे चीखना है, तुझे सीखना है। चलना सिखाए तुझे दौड़ना है, जीना